एक पल के लिए सोचिए, बस एक पल। गुस्से में बोला गया सिर्फ एक वाक्य, और उसी एक वाक्य के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक मजबूत रिश्ता अचानक टूटकर बिखर जाता है, कोई सुनहरा मौका हाथ से फिसल जाता है, या शायद जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल जाती है। और बाद में सवाल बस यही रह जाता है कि क्या वो गुस्सा, क्या वो वाकई उस कीमत के लायक था? आज हम इसी अंदरूनी दुश्मन पर बात करने वाले हैं। वो दुश्मन जो बाहर नहीं बल्कि हम सबके भीतर रहता है, क्रोध। और इस पर गहराई से बात करने के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत दिलचस्प है। ये प्राचीन स्टोइक दर्शन, मतलब मार्कस ऑरेलियस जैसे दार्शनिकों की सोच, और जो आज की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी है, उसके सिद्धांतों का एक मिला-जुला विश्लेषण है। वाह! तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन दोनों नजरियों से समझें कि ये गुस्सा आखिर है क्या, ये हमारे दिमाग और शरीर पर कैसे असर डालता है, और सबसे जरूरी, इसे काबू करने के लिए हम कौन से प्रैक्टिकल तरीके अपना सकते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। हमारे स्रोत कहते हैं कि गुस्सा अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, कि ये एक नेचुरल इमोशन है। ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूज करती है। अगर ये इतना ही नेचुरल है तो फिर इतनी तबाही क्यों मचाता है? समस्या कहाँ है फिर? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। स्टोइक्स भी यही कहते थे। उनके अनुसार गुस्सा एक आग की तरह है। अब आग अपने आप में बुरी तो नहीं है, वो खाना पका सकती है, रोशनी दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो बेकाबू हो जाए तो पूरे घर को जलाकर राख कर सकती है। तो समस्या आग में नहीं, उसके बेकाबू होने में है। अच्छा। इसी तरह गुस्सा एक सिग्नल है, एक जानकारी है कि हमारी कोई उम्मीद या हमारा कोई नियम टूटा है। मुश्किल तब शुरू होती है जब ये सिग्नल हमारे पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। सिस्टम हाईजैक, ये सुनने में काफी गंभीर लग रहा है। मतलब असल में हमारे दिमाग के अंदर होता क्या है उस वक्त? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला। ये हमारा इमोशनल अलार्म सिस्टम है। अलार्म सिस्टम। हाँ, खतरा महसूस होते ही ये बजने लगता है, और जब हमें गुस्सा आता है तो ये अलार्म सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है, और वो हमारे दिमाग के दूसरे हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो तर्क, समझदारी और सही गलत का फैसला करता है, उसे प्रैक्टिकली बंद कर देता है। इसीलिए स्रोत में वो लाइन लिखी है, जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी बुद्धि छुट्टी पर चली जाती है, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा जो बुद्धि चलाता है वो सच में ऑफलाइन हो चुका होता है। एग्जैक्टली। वाओ! तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। और इसी ऑफलाइन स्टेट में हम वो सब कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। हमारे स्रोत इसके परिणामों के कुछ उदाहरण भी देते हैं ना? हाँ, और वो उदाहरण सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों के नहीं है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हैं। गुस्से में माँ बाप बच्चों को कुछ ऐसा कहे जाते हैं जो वो बच्चे शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाते, और एक फासला बन जाता है। सही बात है। दो जिगरी दोस्त एक छोटी सी गलतफहमी पर हुए गुस्से में हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। या सबसे आम, ट्रैफिक में किसी से हुई मामूली कहासुनी, और हमारा पूरा दिन और मन की शांति बर्बाद हो जाती है। पर एक मिनट, क्या हर तरह का गुस्सा बुरा होता है? मतलब अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ गुस्सा आना तो जरूरी है ना? क्या वो गुस्सा हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट नहीं करता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ स्टोइक दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान में एक बहुत बारीक सा फर्क है। वो जिसे राइचस इंडिग्नेशन या सही बातों के लिए गुस्सा कहते हैं, उससे वो जुनून या पैशन से जोड़ते हैं, विनाशकारी क्रोध से नहीं। अच्छा। उनका मानना था कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको अपनी बुद्धि खोने की जरूरत नहीं है। आप शांत रहकर तर्क के साथ भी उतना ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं। बेकाबू गुस्सा आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि जो नियंत्रित जुनून है वो उसे एक दिशा देता है। जैसे गांधी जी या नेल्सन मंडेला का आंदोलन। बिल्कुल, वो गुस्से पर नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प पर आधारित था। ठीक है, ये फर्क समझ में आया। तो एक तरफ है नियंत्रित जुनून और दूसरी तरफ है बेकाबू गुस्सा, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ नुकसान पहुंचाता है। इसी से जुड़ी कहानी भी हमारे स्रोतों में। हाँ, एक संत की कहानी जो गुस्से की असलियत को बहुत खूबसूरती से समझाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक संत से किसी ने पूछा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? लोगों ने सोचा वो कहेंगे जो किसी देश को जीत ले या जिसके पास बहुत धन हो, लेकिन उस संत का जवाब बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा, सबसे ताकतवर वो नहीं है जो दूसरों को हरा दे,
बल्कि वो है जो अपने गुस्से को हरा दे। हाँ। इस कहानी का सार ही स्टोइक दर्शन का केंद्र है। सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया पर नियंत्रण पाने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दुनिया पर नियंत्रण पाने में है। अपने मन के साम्राज्य का राजा बनना। बिल्कुल। जब आप अपने गुस्से को जीत लेते हैं तो आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। कोई आपको भड़काकर आपसे अपनी मर्जी का काम नहीं करवा सकता। आप आजाद हो जाते हैं। यही असली जीत है। यही असली जीत है। और जब हम ये जीत हासिल नहीं कर पाते, जब हम गुलाम बने रहते हैं, तो इसका असर सिर्फ हमारे रिश्तों पर नहीं पड़ता। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि इसकी कीमत हमारा शरीर भी चुकाता है। बिल्कुल, ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। फाइट या फ्लाइट? हाँ, एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स खून में दौड़ने लगते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब कभी-कभी के लिए तो ये ठीक है, ये सिस्टम हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन अगर कोई इंसान लगातार छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता है, तो उसका शरीर लगभग हमेशा इसी इमरजेंसी मोड में रहता है। और इसके लंबे समय के नतीजे क्या होते हैं? नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि क्रॉनिक गुस्सा हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, सर दर्द और यहाँ तक कि कमजोर इम्यूनिटी से भी जुड़ा हुआ है। जो इंसान हर वक्त गुस्से में रहता है, वो असल में अपने शरीर को हर वक्त एक जंग के लिए तैयार रख रहा है, और इस प्रक्रिया में वो धीरे धीरे अपने ही शरीर के सिस्टम को खत्म कर रहा होता है। और मानसिक स्तर पर ये हमें वो इंसान बना देता है जिसे हम खुद भी पसंद नहीं करते। हमारी पहचान ही एक चिड़चिड़े या गुस्सैल इंसान की बन जाती है। ये सब सुनकर तो लगता है कि गुस्सा एक ऐसी आग है जिसमें सब कुछ जलकर राख हो सकता है। रिश्ते, सेहत, मन की शांति, सब कुछ। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या इस आग को बुझाने का या कम से कम इसे काबू में रखने का कोई तरीका है? अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोत हमें सिर्फ मायूस नहीं करते, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल रास्ते भी दिखाते हैं। हाँ, और ये रास्ते किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है। ये दिमागी जिम में की जाने वाली एक्सरसाइज की तरह है। जितना अभ्यास करेंगे उतने ही मजबूत बनेंगे। स्रोत में 4 मुख्य तकनीकों का जिक्र है जो स्टोइज्म और सीबीटी दोनों के सिद्धांतों पर आधारित है। तो पहली तकनीक है विराम लेना या पॉज। सलाह दी गई है कि जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। बस 10 सेकंड के लिए चुप हो जाएं। कुछ भी कहने या करने से पहले बस 10 सेकंड का मौन। ये 10 सेकंड का छोटा सा ब्रेक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये 10 सेकंड मनोवैज्ञानिक रूप से एक पूरी दुनिया बदल सकते हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, गुस्से में हमारा इमोशनल ब्रेन एमिगडाला हमारे लॉजिकल ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर हावी हो जाता है। वो 10 सेकंड का विराम उस लॉजिकल ब्रेन को रीबूट होने का, वापस ऑनलाइन आने का मौका देता है। अच्छा। ये उस चिंगारी और पेट्रोल के ड्रम के बीच एक दीवार खड़ी करने जैसा है। आप उस ऑटोमेटिक, बिना सोचे समझे आने वाले रिएक्शन की चेन को तोड़ देते हैं। और उस 10 सेकंड के स्पेस में आप एक बेहतर फैसला लेने की क्षमता वापस पा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। दूसरी तकनीक है गहरी सांस लेना। अब ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा क्लीशे लगता है। हर कोई यही सलाह देता है। क्या ये वाकई काम करता है या सिर्फ कहने की बात है? आपका शक जायज है। बहुत से लोग इसे डिसमिस कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल असर जबरदस्त है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, जो हमारे शरीर के फाइट या फ्लाइट सिस्टम को और बढ़ावा देती हैं। जब आप जानबूझकर गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो आप अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दूसरे हिस्से को एक्टिवेट करते हैं, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक? हाँ, ये शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। ये आपके शरीर को एक सीधा सिग्नल भेजता है कि खतरा टल गया है, शांत हो जाओ। वाह। आपकी हृदय गति धीमी हो जाती है, मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। ये सिर्फ एक मानसिक ट्रिक नहीं है, ये एक शारीरिक हस्तक्षेप है। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला एंगल तो नया है। ये इसे सिर्फ एक सलाह से ज्यादा एक ठोस वैज्ञानिक टूल बना देता है। अब तीसरी तकनीक पर आते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। ये है खुद से सवाल पूछना। स्रोत में एक सवाल पर बहुत जोर दिया गया है। क्या ये बात आज से 1 साल बाद भी कोई मायने रखेगी? ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक क्लासिक टूल है, जिसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। यानी अपनी सोच के फ्रेम को बदलना। हाँ, गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं
ये सवाल हमें उस पल की गर्मी से बाहर निकालकर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ले जाता है, एक हेलीकॉप्टर व्यू देता है। अचानक जिस बात पे हम अपनी पूरी ऊर्जा और शांति बर्बाद कर रहे होते हैं, वो बहुत छोटी और महत्वहीन लगने लगती है। 99% मामलों में जिस ईमेल पर आप भड़क रहे हैं या जिस ड्राइवर ने आपको कट मारा, वो 1 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा। क्या इसके जैसे और भी सवाल हैं जो हम खुद से पूछ सकते हैं? बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं, इस स्थिति को देखने का क्या कोई और नजरिया हो सकता है? या क्या मेरा गुस्सा इस समस्या को सुलझा रहा है या और बिगाड़ रहा है? ये अच्छा है। या स्टोइक्स का पसंदीदा सवाल, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो इस पर अपनी मानसिक शांति क्यों बर्बाद करना? ये सवाल गुस्से के ऑटो पायलट मोड को तोड़कर मैनुअल कंट्रोल वापस आपके हाथ में देते हैं। और चौथी और आखिरी तकनीक है मौन की ताकत, यानी ये समझना कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, खासकर जब आपको लगता है कि आप सही हैं। और इसीलिए ये सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे साथ जो होता है वो हमें परेशान नहीं करता, बल्कि उस होने वाली चीज के बारे में हमारी राय हमें परेशान करती है। हमारी राय? हाँ, जब हम हर बात का जवाब देते हैं तो हम सामने वाले को अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। वो कुछ कहते हैं और हम प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब हम चुप रहने का चुनाव करते हैं तो हम वो कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले लेते हैं। सही है। मौन का मतलब हारना नहीं होता। मौन का मतलब होता है, मैं इस लड़ाई को लड़ने लायक नहीं समझता। मेरी मानसिक शांति तुम्हारी बातों से ज्यादा कीमती है। ये अपनी ऊर्जा को बचाने और उसे सही जगह लगाने का एक तरीका है। तो अगर मैं इन चारों तकनीकों को देखूं, विराम लेना, गहरी सांस लेना, सवाल पूछना और मौन रहना, ये सब एक ही काम कर रही हैं। ये उस ऑटोमेटिक भावनात्मक रिएक्शन और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस बना रही हैं, एक जगह है जहां हम एक बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी चुनाव की आज़ादी को वापस पाने के तरीके हैं। गुस्सा हमारी इस आज़ादी को छीन लेता है, ये तकनीकें हमें वो आज़ादी वापस दिलाती हैं। ये अभ्यास का विषय है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर बार जब आप गुस्सा आने पर इनमें से एक भी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं, एक शांत प्रतिक्रिया का रास्ता। जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो एक लाइन ने मुझे सच में रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। क्रोध में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। ये कितनी सीधी पर कितनी शक्तिशाली बात है ना? बिल्कुल। वो शब्द हवा में तीर की तरह होते हैं, एक बार कमान से निकल गए तो वापस नहीं आते। और इसीलिए इस पर काम करना इतना जरूरी है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो मुख्य बिंदु यही है, गुस्सा एक प्राकृतिक सिग्नल है। हाँ। लेकिन जब ये बेकाबू हो जाता है तो हमारे दिमाग, शरीर और रिश्तों के लिए विनाशकारी साबित होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्टोइक दर्शन और आधुनिक सीबीटी के दिए गए सरल उपकरणों से हम इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीख सकते हैं। जैसे पॉज, डीप ब्रीदिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग और मौन का सही इस्तेमाल। बिल्कुल। तो अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। एक ऐसा सवाल जो इन स्रोतों के संदेश पर आधारित है और हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने गुस्से के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं जो किसी भी बाहरी चीज से भड़क उठे, या हम अपने मन के मालिक बनकर जीना चाहते हैं जो ये तय करे कि किस चीज को अपनी शांति भंग करने की इजाजत देनी है और किसे नहीं? क्योंकि जीवन में सच्ची आजादी और शक्ति की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि अपने गुस्से पर विजय पाने से ही होती है।